Hello dear students, welcome back to part 4 of a chapter concept of disparity part 2 जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। हमारा चैप्टर नंबर 3 है। हमने लास्ट जो अपना टॉपिक बच्चों कंप्लीट कर लिया था वो था तुम्हारा विद रिस्पेक्ट टू आवर कम्युनलिज्म मेजर्स टू रिजॉल्व, यानी कि हमने इसका प्रॉब्लम देख लिया, कॉजेस देख लिया था, इफेक्ट्स देख लिया था, उसी के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी हमने देख लिया था। बच्चों आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट विल बी योर कास्टिज़म। ये ऐसा टॉपिक है जो समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है हमारे लिए टॉपिक को समझना? बेसिकली आज सोसाइटी में कहीं ना कहीं कास्ट को लेकर आज भी कास्टिज़म पूरी तरीके से हमारे सोसाइटी से एलिमिनेट जो है वो नहीं हुआ है। नाउ ऑन अकाउंट ऑफ कास्टिज़म देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। अब कास्ट की वजह से हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट्स, वाद विवाद जो है वो चलता रहता है, किसके बीच में? अपर कास्ट के बीच में और हमारे लोअर कास्ट के बीच में। ड्यू टू कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स वायलेंस ब्रेक्स आउट इन सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब ये कास्ट के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होता है, अलग अलग इंडिया के हिस्सों में वायलेंस, दंगे जो है वो होना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली इन द नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में ये वायलेंस का प्रॉब्लम होता ही रहता है। सेवरल इनोसेंट पीपल लूज देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू सच कॉन्फ्लिक्ट्स। बेसिकली जो इनोसेंट लोग होते हैं, देखो जाता किसी का कुछ भी नहीं है बच्चों, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनका कुछ नहीं जाता है। जो इनोसेंट होते हैं, बेचारे मासूम जो होते हैं, सबसे ज़्यादा शिकार मैंने आपको बताया औरतें और बच्चे होते हैं। उसी के साथ साथ जो इनोसेंट होते हैं, जिनका कुछ लेना देना भी नहीं होता है इन सारी चीज़ों से, जो बेचारे अपने 2 वक्त की रोटी कमा कर खा रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों को जान का नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जिनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही है उनका ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। कास्ट फैक्टर हैज़ बिन पॉलिटिसाइज्ड बाय सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज़। बच्चों ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान में रख लो। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ना, ये बड़े अच्छे से अपना पॉलिटिकल एजेंडा सामने से रखते हुए चलती है कि कहीं ना कहीं हम कास्ट को मुद्दा बनाकर चलेंगे और सोसाइटी में लड़ाइयाँ फैलाना शुरू कर देंगे। तभी आपको ये सब्जेक्ट है, क्योंकि आप एक ऐसी जनरेशन हो जिसका ब्रेन वॉश बहुत जल्दी किया जाता है। क्यों जल्दी किया जाता है ब्रेन वॉश? इसीलिए किया जाता है ताकि आप पढ़ाई के चक्कर में ना पढ़ो, एम्प्लॉयमेंट की तरफ ना भागो, पॉलिटिक्स में घुसो और जाकर वहां पर क्या करो, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में मिलकर आप भी वायलेंसेस, आप भी कास्टिज्म जो है वो क्रिएट करो। तो बच्चों ये सारी चीज़ें अगर हम एजुकेटेड लोग हैं तो हमको डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को सोसाइटी से कैसे एलिमिनेट किया जाए उस चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर पॉलिटिसाइज, यानी कि पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल पार्टीज जो है हमारी कंट्री में, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज है जिनको बड़ा ही मजा आता है कास्टिज्म करने में, कास्ट के बेसिस पर लड़ाई झगड़े करने में और पॉलिटिक्स खेलने में। सर्टन पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर्म अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड कास्ट। अब ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी फॉर्म होती है स्पेसिफिकली जो क्या करती है, बैकवर्ड कास्ट के इंटरेस्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए बनाई गई है। But quite often such political parties exploit the caste sentiments to gain political advantage। लेकिन ये लोग एक और काम करते हैं जो सबसे ख़राब काम करते हैं। आते तो है बैकवर्ड कास्ट को सुधारने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाते हैं, मुद्दा बनाते हैं और अपने फ़ायदे के लिए क्या करते हैं, उन बेचारे लोगों का इस्तेमाल भी करते हैं। दे हार्डली डू एनीथिंग कॉन्क्रीट टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये है हमारे मुद्दे की बात। हार्डली आपने देखा है बैकवर्ड कास्ट के लोगों के अंदर कोई ज़्यादा डेवलपमेंट होता हुआ, उद्धार होता हुआ? नहीं, क्योंकि ये लोग हार्डली उनके लिए जो वीकर सेक्शंस है सोसाइटी के लिए, उसके लिए हार्डली कोई काम करते हैं। नाउ दे हार्डली डू एनीथिंग कॉन्क्रीट टू अपलिफ्ट, यानी कि उनको आगे लेके जाने के लिए हार्डली कोई उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द कास्ट फैक्टर हैज रिजल्टेड इन सेवरल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन अपर कास्ट एंड बैकवर्ड कास्ट, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के टाइम पर सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होता है किसके बीच में? अपर कास्ट के बीच में और बैकवर्ड कास्ट के बीच में। No doubt the government of India offers certain benefits to uplift the backward caste such as free education। इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन दे रखा है बैकवर्ड कास्ट के लिए, रिजर्वेशन दे रखा है जॉब्स में जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन्होंने दे रखा है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर, यानी कि अगर आपको पॉलिटिक्स में भी आना है, लॉ में भी जाना है, सीखना है, उसके अंदर भी आपको रिजर्वेशन मिलता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी आपको जो है वो रिजर्वेशन मिला है, उसी के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्सेस में भी मिला है। However, such benefits are normally claimed by the economically well off people belonging to the backward caste। अब बैकवर्ड कास्ट में भी जो इकोनॉमिकली थोड़े बहुत अच्छे हैं ना, वो इन फैसिलिटीज़ को ज़्यादा क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। जो एक्चुअल में उनके डिजर्विंग लोग हैं उन तक ये कोई फैसिलिटी नहीं पहुँचती है।
Majority of people belonging to backward caste who are poor and are not in a position to avail of such special facilities and benefits, especially reserved for them because of ignorance, illiteracy and poverty. अब बेचारे ऑलरेडी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इग्नोर्ड है इन सारी चीज़ों की तरफ से और अपनी गरीबी की वजह से परेशान है, तो उनको इन फैसिलिटीज़ के बारे में ना तो ज़्यादा नॉलेज है ना ज़्यादा मालूम है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होता है बैकवर्ड कास्ट के उन लोगों का होता है जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ है। इकोनॉमिकली वेल ऑफ यानी कि ये जिनके पास सबसे ज़्यादा अच्छा है, यानी कि पैसा जिनके पास सबसे ज़्यादा अच्छा है बैकवर्ड कास्ट में, वो इन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कास्टिज्म और कास्ट कॉन्फ्लिक्ट। अब इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं? कॉन्सिक्वेंस का बच्चों मतलब होता है इफेक्ट। याद रखना, अगर आपको पूछा जाता है इफेक्ट ऑफ कास्टिज्म तो बिल्कुल सोचना नहीं कि मैम ने हमको ये टॉपिक कवर नहीं कराया है, नहीं पढ़ाया है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है उसके इफेक्ट्स जो है वो क्या होते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स हम बोल सकते हैं। इफेक्ट हमेशा बाद में ही होता है, राइट। तो आफ्टर इफेक्ट जो है कास्टिज्म के क्या होते हैं? लीड्स टू वायलेंस एंड लॉलेसनेस इन द सोसाइटी। वायलेंस होने शुरू हो जाते हैं हमारी सोसाइटी में, उसी के साथ साथ लॉलेसनेस यानी कि लॉ को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना है हमारा, इतने अच्छे आर्टिकल्स है, इतने सारे लॉ हैं हमारे पास, इतने सारे सेक्शंस हैं, लेकिन इन सब का हम लोग क्या करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं गलत कामों के लिए। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब ये जो दंगे फसाद होते हैं उसमें लाइफ, जान और माल दोनों का ही खतरा होता है, स्पेशली लोअर क्लास पीपल का। Backward caste are denied special benefits as deliberate attempt by upper caste officials as a revenge for such conflicts। तो किसी ना किसी अपर कास्ट ऑफिशियल्स की तरफ से क्या होता है, एक रिवेंज लेने के लिए इनको काफ़ी सारे बेनिफिट से दूर रखा जाता है। किसको दूर रखा जाता है? बैकवर्ड कास्ट को। Small and marginal farmers who belong to backward caste are denied of bank loans by upper caste bank officials in certain parts of India। अब ये बेचारे हमारे फार्मर्स को भी नहीं छोड़ते, जो छोटे मोटे फार्मर्स हैं जो बेचारे लोन के लिए अप्लाई करते हैं उनको लोन देने के लिए मना किया जाता है अपर कास्ट बैंक ऑफिशियल्स की तरफ से। ऑफिशियल्स का मतलब होता है जो वहाँ पर लोन देने के लिए बंदा जो बैठा है, बैंक मना नहीं कर रही है, बैंक देने के लिए तैयार है, लेकिन बैंक तभी देगी जब वहाँ का ऑफिशियल जो है वो अप्रूव करेगा। तो वो कहीं ना कहीं अप्रूव करने तैयार नहीं है, बदला लेना है, उसको रिवेंज लेना है। अ गुड नंबर ऑफ बैकवर्ड कास्ट पीपल कंटिन्यू टू लिव लाइफ ऑफ डेस्टिट्यूट। बेचारे बहुत ही बुरी हालातों में क्या कर रहे होते हैं, जी रहे होते हैं बिकॉज ऑफ दिस कास्टिज्म। Children of backward caste migrate to urban areas to escape from the clutches of upper caste। अब ये जो बच्चे होते हैं बेचारे जो बैकवर्ड कास्ट को बिलोंग करते हैं वो माइग्रेट होते हैं। माइग्रेट यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो अपने गांव को छोड़कर कहाँ जाते हैं वो बेचारे, शहर की तरफ जो है वो चले जाते हैं। क्यों? ताकि ये अपर कास्ट से जो इतने पीड़ित है बेचारे, कहीं ना कहीं वो उनसे छुटकारा पा सके। Thus adding to the overly populated urban areas, thereby putting pressure on urban amenities। अब कहीं ना कहीं ये गांव छोड़कर जब यहाँ आ जाते हैं तो अर्बन एरियाज में आते हैं, यहाँ का पॉपुलेशन भी बढ़ जाता है, उनको फैसिलिटीज़ भी उतनी ज़्यादा चाहिए, तो और ज़्यादा अर्बन एरियाज पे प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। एजुकेशन एंड सोशल लाइफ ऑफ बैकवर्ड कास्ट पीपल इज़ बैडली अफेक्टेड ड्यू टू दी सप्रेसिव टैक्टिक्स ऑफ अपर कास्ट। अब ये जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं इनकी एजुकेशनल और सोशल लाइफ जो है वो पूरी तरीके से बिगाड़ने का काम करते हैं तुम्हारे अपर कास्ट के लोग। मैं हर अपर कास्ट को नहीं बोल रही हूँ, उनकी बात हो रही है यहाँ पर जो एक्चुअली पॉलिटिक्स प्ले करके इनको पीछे रखना चाहते हैं। तो बच्चों इसको बिल्कुल भी गलत फ्रेम में मत लेना। अगर अपर कास्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी स्पेसिफिक कास्ट को हम टारगेट कर रहे हैं या फोकस कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जो इनको दबाने की कोशिश करते हैं, बैकवर्ड कास्ट के लोगों को, उनकी बातें चल रही हैं यहाँ पर। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द बैकवर्ड क्लास। अब सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो होता है, जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है, कोई भी दंगे फसाद हो जाए, जो सबसे ज़्यादा विक्टिम होते हैं, जो सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं और जो सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं वो औरतें और बच्चे ही होते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वायलेंस करने वालों के लिए ईजी टारगेट होते हैं। Casteism gives way to selfish and self-centered politicians to enter in state legislature and parliament. Such leaders are often responsible for political instability and confusion। कास्टिज्म जो है उसकी वजह से ऐसे सेल्फिश लोग आ जाते हैं पॉलिटिक्स में और पॉलिटिक्स, घटिया पॉलिटिक्स खेलते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में आना है, वहाँ अपनी जगह बनाना है कास्ट के नाम पर, कास्ट को मुद्दा बनाकर। और ऐसे लीडर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंट्री में जो इतना पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, इतना
बिगड़ चुका है वो कहीं ना कहीं ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से ही बिगड़ा हुआ है, जो कि एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई है, डिसबैलेंस हो गया है हमारे कंट्री का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, और उसी के साथ साथ कई सारे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं ये लोग। तो ये ऐसे लोग हैं जो वाकई में काम करते हैं वायलेंस को और लॉ को हमारी कंट्री में जो है लॉ जो है वो फॉलो नहीं करवाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। तो ये है आपके आफ्टर इफ़ेक्ट्स। वायलेंस होता है, उसी के साथ साथ सोसाइटी में लॉलेसनेस फैल जाता है। लॉलेसनेस का मतलब होता है लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा है, लोग अपनी ही मनमानी कर रहे हैं। लाइफ और प्रॉपर्टी, जान और माल दोनों को ही हानि पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। कौन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं? इनोसेंट लोग होते हैं, लोअर क्लास के लोग होते हैं, वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस होते हैं। इनके बच्चों को पढ़ाई के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता है। उसी के साथ साथ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को जो अपर बैंक ऑफिशियल्स होंगे वो लोग लोन देने से इनकार करते हैं और उनसे रिवेंज लेने का काम करते हैं। उसी के साथ साथ उनके ऊपर प्रेशर किसके ऊपर बन जाता है? अर्बन एरियाज़ पे। क्यों? क्योंकि इन लोगों से बचने के लिए क्या करते हैं ये लोग जो है वो गांव छोड़कर शहर में आते हैं, तो अर्बन एरिया का पॉपुलेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। ऑलरेडी हाईली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज़ होते हैं, उसी में और ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो अर्बन एम्यूनिटीज़ में और ज़्यादा अम्यूनिटीज़ बेसिकली फैसिलिटीज़ में और ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि और तुमको फैसिलिटीज़ जो है वो बढ़ानी चाहिए। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं हमारे कास्टिज़म के। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो टॉपिक है आपके लिंग्विज्म के बारे में। बच्चों ये मैंने कई बार आप लोगों को कराया है लिंग्विज्म, अगर आपको याद होगा तो हम चैप्टर 1 जो है उसमें से करते हुए आ रहे हैं लिंग्विज्म, यानी कि आपके लैंग्वेज के ऊपर। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ लैंग्वेज। हमारी जो कंट्री है बच्चों काफ़ी अच्छी कंट्री है, नो डाउट। हम काफ़ी ज़्यादा खुश है इस कंट्री में रहकर। क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी लैंग्वेजेस है, जब हमको बोलना होता है तो कितनी कितनी अच्छी सारी भाषा है। देखो बच्चों, जब आप बाइक चला रहे हो, स्पेशली मेरे बच्चे जो लड़के हैं वो जब आप बाइक चला रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि अभी कोई ना कोई अगर हेलमेट नहीं पहना है तो कोई ना कोई आगे सिग्नल पे हमको पकड़ने ही वाला है। तो तभी हमको अपने आप मराठी लैंग्वेज जो है वो आ जाती है। कैसे आती है? क्यों आती है? क्योंकि हमको फ़ाइन नहीं भरना होता है, पेनल्टी नहीं देना होता है, इसके लिए हमको अपने क्या होती है वहाँ पर मराठी लैंग्वेज आ जाती है बोलने के लिए। सिमिलरली क्या होता है, इस तरीके से हमारी कंट्री ही ऐसी है जो कि लैंड ऑफ लैंग्वेजेस है। बहुत सारी लैंग्वेजेस है यहाँ पर। आपने देखा होगा ऑस्ट्रोलाइट से आए हैं, उसी के साथ साथ हमारे एशियाटिक लैंग्वेजेस है, उसी के साथ साथ हमारे इंडो ड्रेविडियन की तरफ से लैंग्वेजेस है, इंडो आर्यन की तरफ से लैंग्वेजेस है। तो कई सारे लैंग्वेजेस जो हमने हमारे चैप्टर 1 में देखा है, तो आज उसी के ऊपर थोड़ा सा और हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे। इन इंडिया इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर आर 121 लैंग्वेजेस एंड 270 मदर टंग्स। वाओ, कितनी लैंग्वेजेस है? 121 लैंग्वेज और 270 मदर टंग्स। देखो बाहर आपको इतनी डाइवर्सिटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी जो हमारी कंट्री में मिलेगी, राइट। तो हमारी कंट्री में 270 मदर लैंग्वेजेस, 270 मदर टंग्स है। मदर टंग का मतलब पता है क्या होता है? मदर टंग वो होता है जो भाषा हम लोग अपने घर में बोल रहे होते हैं। और कंट्री की जो लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पर, कितनी लैंग्वेज है? 121 लैंग्वेजेस है, एस्टिमेट किया गया है। In fact, languages offered a special problem to the makers of the constitution due to plurality of language। अब ये इतनी सारी जो लैंग्वेज है ना कहीं इस लैंग्वेज के लिए कई सारे लड़ाई झगड़े भी होते हैं। भाई हमारी लैंग्वेज अच्छी है, हमारी लैंग्वेज अच्छी है, हमारी लैंग्वेज को ऑफिशियल होना चाहिए, हमारी लैंग्वेज को परमानेंट बना दो। लेकिन हर एक लैंग्वेज को, क्योंकि प्लूरैलिटी है, प्लूरैलिटी मतलब एक से ज़्यादा। प्लूरल हमने पढ़ा, सिंगुलर प्लूरल हमने पढ़ा है बच्चों। सिंगुलर क्या होता है? सिर्फ एक। प्लूरल क्या होता है? एक से ज़्यादा। इसीलिए तो लैंग्वेजेस है ना, लैंग्वेज नहीं बोल रहे। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी मराठी आर लैंग्वेजेस, तो एक से ज़्यादा। तो क्योंकि हमारी कंट्री में प्लूरैलिटी है लैंग्वेजेस की, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा मुद्दा इसका भी बनाया जाता है। वर्कर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड देयरफॉर टू सिलेक्ट सम ऑफ दीज लैंग्वेजेस एज द रिकॉग्नाइज्ड मीडियम ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन। अब जो हमको ऑफिशियल कम्युनिकेशन करना होता है अपने कंट्री के लोगों को, अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है हमको, तो भाई हम कौन से लैंग्वेज में देंगे? जो बेचारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है इस चीज़ को बनाने के लिए, उनको इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है। इन ऑर्डर टू सेव द कंट्री फ्रॉम अटर कन्फ्यूजन, कंट्री को किसी तरीके से कन्फ्यूजन में ना रखे। फॉर्चुनेटली फॉर देम द नंबर ऑफ पीपल दैट स्पीक ईच ऑफ दीज 1652 लैंग्वेजेस वॉज नॉट इवन एंड देयरफॉर 14 languages included in the 8th schedule of the constitution। 14 ऐसी भाषाएं हैं जिसको क्या किया गया है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने 8th schedule में क्या किया है,
इंक्लूड कर लिया है। क्यों? क्योंकि अभी जो भी मैसेज देना होगा भाई, ये 14 लैंग्वेजेस जिसके अंदर हम लोग मैसेज देने वाले हैं, ये इतनी ज़्यादा कॉमन लैंग्वेजेस है जो हर कोई पढ़ सकता है, समझ सकता है, बोल सकता है। तो हमको ये कन्फ्यूजन आगे और ज़्यादा नहीं चाहिए, ना लोगों में कन्फ्यूजन फैलाना है। इसीलिए कितनी लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल में इंट्रोड्यूस किया गया है बच्चों? 14 लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल में इंट्रोड्यूस किया गया है। Later on, 4 more languages were added, taking the total of 18 recognized language। अब यहाँ पर उन्होंने दूसरा गेम खेला। अब बाकी और जो कुछ लोग थे वो भड़क गए, भाई हमारी लैंग्वेज ने क्या बुरा किया है, तो आपको और लैंग्वेज जो है वो क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना है। 4 और को इंक्लूड किया तो टोटल अब हो गई हमारी 18 लैंग्वेजेस। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, 18 लैंग्वेजेस हो गई। टुगेदर द 18 लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय ओवर 91% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। अब ये जो 18 लैंग्वेज है ना, इंडिया के पॉपुलेशन जो है, जो पॉपुलेशन है हमारे कंट्री की, उसके 91% लोग ये 18 लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हिंदी इंक्लूडिंग इट्स किंड्रेड वेरिएंट्स, उर्दू एंड हिंदुस्तानी इज स्पोकन बाय 46% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। यानी इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो उर्दू और हिंदी जो है वो सबसे ज़्यादा बोलते हैं, 46% इंडिया का पॉपुलेशन। Therefore, Hindi was accordingly prescribed as the official language of India, subject to continuance of English for the same purpose for a limited period of 15 years। लेकिन इसी के साथ साथ क्या किया गया, 46% जो है वो हिंदी और उर्दू का यूज़ करता था लैंग्वेज का, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोल दिया गया है कि हिंदी जो है उसको उसी हिसाब से ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था। उसी के साथ साथ इंग्लिश भी यूज़ होगी, इंग्लिश को सेकेंडरी लैंग्वेज माना जाता है हमारी कंट्री में। ऑल्दो हिंदी वॉज प्रिस्क्राइब्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन sought to provide relief to regional linguistic groups by allowing the respective state legislatures to recognize some languages other than Hindi as the language for interstate official transaction। अब क्या बोला गया, क्योंकि कुछ स्टेट ने प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दिया, वायलेंसेस होने लग गए कि हिंदी को जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज मत डिक्लेयर करो, क्योंकि जो सदर्न स्टेट्स हैं उनको तो हिंदी आती भी नहीं है, राइट। इंग्लिश आती है लेकिन हिंदी नहीं आती। तो उनके मना करने पर तो उनको बोला गया कि इंटर स्टेट यानी विद इन द स्टेट आपको जो भी कम्युनिकेशन करना है, जो भी आपका ट्रांजैक्शन होगा, वो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में कर सकते हो। यानी कि आप अगर सदर्न इंडिया को बिलोंग करते हो तो आप साउथ की लैंग्वेज में क्या कर सकते हो, अपने सारे इंटर स्टेट अफेयर्स को हैंडल कर सकते हो। These provisions thus recognize the right of substantial section of state's population to have the language spoken by them to be recognized for official purposes within the state। यानी कि ये उनका राइट है किस चीज़ का, कि आप अपने लैंग्वेज में ही अपने स्टेट ऑफ अफेयर्स को हैंडल कर लो। Constitution provides for the appointment of commission and a committee of parliament to advise the president of India as to certain matters relating to official language। यानी कि अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने certain matters जो है वो languages को related उनको advise किया जाता है। Official language commission was accordingly appointed in 1955 with Mr. B.G. Kher as chairman। Commission, okay, yeah, we need to mark this। किनको अपॉइंट किया गया था, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में मिस्टर बीजी खेर को एज चेयरमैन अपॉइंट किया गया है इन द ईयर 1955। कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन 1956 में रिपोर्ट जो है वो उन्होंने सबमिट किया है एंड वाज एग्जामिन्ड बाय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। और ये जो रिपोर्ट सबमिट होती है उसको भी एग्जामिन करने को ही होता है। तो कौन है यहाँ पर, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 1957। वन ऑफ द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी वाज, अब ये जो कमेटी फॉर्म हुई थी उन्होंने अपना कुछ रिकमेंडेशन दिया, सजेशन दिया। English should be the principal official language and Hindi the subsidiary official language till 1965। 1965 तक इंग्लिश जो है उसको प्रिंसिपल लैंग्वेज बोल दिया गया, यानी कि ये हमारी मेन लैंग्वेज होगी, और हिंदी जो होगी हमारी वो क्या होगी, सब्सिडरी यानी कि सेकेंडरी लैंग्वेज होगी 1965 तक। आफ्टर 1965 व्हेन हिंदी बिकम्स द प्रिंसिपल ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश शुड कंटिन्यू एज द सब्सिडरी ऑफिशियल लैंग्वेज। तो 1965 के बाद क्या बोल दिया गया कि हिंदी जो है वो हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल लैंग्वेज, मेन लैंग्वेज होगी। इंग्लिश जो है वो सब्सिडरी ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसको आज हम ESL भी लिखते हैं, इंग्लिश एज अ सब्सिडरी लैंग्वेज या फिर इंग्लिश एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज। द रिपोर्ट ऑफ फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन वॉज पब्लिश्ड इन 1958। अब ये जो रिपोर्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज की वो कभी सबमिट की गई थी, पब्लिश की गई 1958 में। The publication of the report received sharp criticism from the southern states। जैसे मैंने आपको बोला southern states काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे इस बात के ऊपर, तो उनकी तरफ से criticism आना शुरू हो गया। Denounce the official use of Hindi language, अब उन्होंने मना कर दिया हिंदी को official language मत बनाओ।
To overcome such a situation, Mr. J. Nehru, Jawaharlal Nehru, the then Prime Minister, made a statement in the Lok Sabha in 1959 that Hindi would not be imposed on the non-Hindi speaking people without their consent. यानी कि हमारे जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने क्या बोला कि हिंदी को ज़बरदस्ती नहीं बोला जाएगा साउदर्न स्टेट्स को कि तुमको भी बोलना है. इंग्लिश वुड कंटिन्यू टू रिमेन एन एसोसिएट लैंग्वेज. तो इंग्लिश जो है वो क्या होगी, एसोसिएट लैंग्वेज होगी. बच्चों क्योंकि साउदर्न स्टेट्स को हिंदी नहीं आती है, तो अगर उनको कोई मैसेज कन्वे करना होगा, अगर हिंदी उनके स्टेट में इम्पोज कर दी गई, ज़बरदस्ती बोल दिया गया कि हिंदी ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो उनको अपने सारे काम जो होंगे, जितने डॉक्यूमेंटेशन वर्क होंगे, वो हिंदी में करने पड़ेंगे. डेफिनेटली उनको वो लैंग्वेज ही नहीं आती तो वो कैसे करेंगे. इंग्लिश एक कॉमन ऐसी लैंग्वेज है जो कि सदर्न स्टेट्स को भी आती थी, इसलिए बच्चों इंग्लिश को क्या बना दिया गया, इंग्लिश को एक एसोसिएट लैंग्वेज जो है वो बना दिया गया कि अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जैसे साउथ के स्टेट को अगर नॉर्थ के स्टेट के साथ में कोई ट्रांजैक्शन करना है, कोई कॉन्वर्जेशन करना है, कोई कम्युनिकेशन करना है, तो वो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर साउथ को विद इन द स्टेट करना है तो वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में अपने स्टेट ऑफ अफेयर्स को हैंडल कर सकते हैं. फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जब तक वो ये काम करना चाहे अपनी ही लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं और इंग्लिश को सेकेंडरी लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया. यानी कि हम किसी भी स्टेट को अपने से अलग नहीं कर सकते, दूर नहीं कर सकते, तो ताकि सब मिलकर रहे, इसीलिए ये डिसीजन जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने ये डिसीजन लिया था. अब ऑफिशियल बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, कौन से ईयर में, 1963 में लोकसभा में एक बिल आया था जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज बिल था हमारा. अब इसमें क्या हुआ था, जब ये बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये बिल हमको क्या बोलता है, द बिल प्रोवाइड्स दैट द इंग्लिश लैंग्वेज में बी यूज्ड इन एडिशन टू हिंदी. अब ये बिल बोलता है कि हिंदी के एडिशन में इंग्लिश का यूज़ किया जाए एंड हिंदी इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज. In 1965 हिंदी was made the principal official language of India. अब 1965 में हिंदी को बना दिया ऑफिशियल लैंग्वेज, जिससे कि साउदर्न स्टेट्स में राइट्स होने लग गए एंड वेस्ट बंगाल इन 1967. तो यहाँ पर दंगे होने लग गए लैंग्वेज के बेसिस पे. एंटी हिंदी एजिटेशन, यानी कि बड़ा ज़ोरों से मुद्दा चला एंटी हिंदी का कि हिंदी के अपोज है हम, was so strong that Tamil Nadu itself almost separated Tamil Nadu from the rest of the country. अब तमिलनाडु को इतना गुस्सा आ गया था हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने पे कि तमिलनाडु ने बोल दिया कि भाई हम इस कंट्री से अलग है, हम एक अपनी अलग ही कंट्री फॉर्म कर लेंगे, हम तुम्हारी कंट्री का हिस्सा नहीं रहेंगे अगर तुमने ऐसी ज़ोर ज़बरदस्ती करके हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया तो. इसीलिए 1968 में क्या हो गया, पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया ऑफिशियल लैंग्वेज का, अमेंडमेंट किया. आई एम सो सॉरी, बिल पास नहीं हुआ, जो बिल ऑलरेडी पास हो चुका था उसमें अमेंडमेंट किया. बच्चों अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस ला सकते हैं हम. तो 1968 में चेंजेस आया. दिस एक्ट गेव अ स्टैट्यूटरी गारंटी टू द नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स दैट इंग्लिश वुड नॉट बी रिप्लेस बाय हिंदी. यहाँ पर उनको गारंटी दिया कि इंग्लिश जो है वो हिंदी को रिप्लेस, हिंदी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को बोला गया इंग्लिश जो है वो रिप्लेस नहीं करेगी हिंदी को फॉर एनी ऑफिशियल पर्पस अनलेस एंड अनटिल द स्टेट्स आर रेडी फॉर स्विच ओवर. जब तक स्टेट्स ना चाहे इंग्लिश जो है वो रिप्लेस हिंदी को नहीं करने वाली है. अडॉप्शन ऑफ दिस बिल लेड टू एंटी इंग्लिश राइट. अब इसकी वजह से एंटी इंग्लिश राइट्स हो गए नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि अगर साउथ में हम लोग इंग्लिश की परमिशन दे दे तो बेचारे नॉर्थ वालों को इंग्लिश नहीं आती है, उनका क्या होगा, उनको तो हिंदी आती है, तो उनका क्या होगा, हमको उनके बारे में भी सोचना है. इन द रिपल्शन देयर वेर अगेन एंटी हिंदी राइट्स इन साउथ इंडिया. अब क्योंकि वहाँ पर ये लोग जो है वो हिंदी को लेकर लड़ रहे थे, भाई हिंदी को ऑफिशियल मत बनाओ, नॉर्थ इंडियन जो है वो इंग्लिश को लेकर लड़ रहे हैं कि हम हमारी इंग्लिश को हमारी लैंग्वेज मत बनाओ. Apart from Hindi versus English rights, the states also witness other linguistic rights. For instance, when government of Goa announced 2 official languages within the state, there were Konkani versus Marathi riots that affected the normal life in Goa for some days. अब ऑलरेडी साउथ का और हमारे नॉर्थ का झगड़ा चल रहा था हिंदी और इंग्लिश को लेकर. ये झगड़ा सॉल्व ही नहीं हुआ कि जब गवर्नमेंट ने 2 लैंग्वेज बोल दिया, इंग्लिश और हिंदी यूज़ होगी, तो गोवा में प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी. किसके बीच में, जो कोंकणी थे वर्सेस जो मराठी थे, तो इन दोनों के बीच में दंगे होने शुरू हो गए. कुछ दिन तक मामला काफ़ी ज़्यादा गर्म रहा था इन गोवा में. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या ऐसे मेजर्स जो है वो लिए गए हैं. मेजर्स का मतलब होता है सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों उसका. द मेजर लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट हिंदी वर्सेस इंग्लिश हैज बीन रिजॉल्व बाय पासिंग ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट 1968. यानी ऑफिशियल लैंग्वेज में चेंजेस करके 1968 में कुछ अमेंडमेंट किया गया.
Provision of this act are continuance of English language for official purposes of union and for use in parliament in addition to Hindi. यानी इंग्लिश को भी यूज किया जाएगा हिंदी के एडिशन में पार्लियामेंट में. ऑप्शनल यूज ऑफ हिंदी और स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन एडिशन टू इंग्लिश. अब हिंदी का ऑप्शनल यूज भी रखा है, चाहो तो यूज कर सकते हो, चाहो तो यूज ना करो. स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज में इन एडिशन टू इंग्लिश, यानी इंग्लिश तो होगा. अगर साउथ का स्टेट है भाई, हमको साउथ नहीं आती, हाँ साउथ की लैंग्वेज नहीं आती, हम क्या करेंगे, तो इंग्लिश आपको रखना है. आप हिंदी को ऑप्शनल रख सकते हो, रखना है रखो, नहीं रखना है तो आप अपनी सदर्न लैंग्वेज रखो और उसका ट्रांसलेशन एक इंग्लिश में होना चाहिए. इंग्लिश शैल बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड अ स्टेट. तो यानी कि अगर दो स्टेट का कम्युनिकेशन चल रहा है, समझ लो नॉर्दर्न इंडिया साउदर्न इंडिया, अगर ये कम्युनिकेशन चल रहा है तो क्या होना चाहिए, इंग्लिश का यूज होना चाहिए. विच हैज़ नॉट अडॉप्टेड हिंदी एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज. उन स्टेट के बीच में जहाँ पर हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है. And where Hindi is used for communication between one state and the other, which has not adopted Hindi as its official language, then such communication in Hindi shall be accompanied by English translation thereof. और जहाँ पर हिंदी को अडॉप्ट किया गया है वहाँ पर भी इंग्लिश एज एन असिस्टेंस होना ज़रूरी है. इंग्लिश का क्या होना ज़रूरी है, ट्रांसलेशन जो है वो होना ज़रूरी है. The Constitution of India lays down special directives in respect of not only the official language but also other languages. यानी कि यहाँ पर स्पेशल ध्यान रखा जाता है सिर्फ और सिर्फ हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज का नहीं, अदर लैंग्वेज का भी यूज इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़. अब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है हमारी कंट्री में, उनकी लैंग्वेजेस के ऊपर भी तो ध्यान देना ज़रूरी है, राइट. तो उनको हम लोग इग्नोर नहीं करते हैं, उनको भी ध्यान में रखकर चलते हैं. अगर हम बात करें हिंदी की तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन अ फ्यू स्टेप्स फॉर पॉपुलराइजेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज अमंग्स दी नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल, पर्टिकुलरली इट्स एम्प्लॉयज़. स्पेशल एफर्ट्स आर नाउ बीइंग मेड इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स टू टीच हिंदी सो दैट हिंदी लैंग्वेज में सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया. अब इंडिया के कंपोजिट कल्चर में ही हिंदी रही तो हम कैसे हिंदी को पूरे इंडिया से निकाल सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, राइट. तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऐसे स्टेप्स ले रही है जहाँ पर स्कूलों में हिंदी जैसे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रही है, उन स्टेट्स में भी जहाँ पर हिंदी ज़्यादा नहीं बोली जाती, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का यूज़ जो है वो होते रहे और हमारी कंट्री से कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज जो है वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए. तो बच्चों दैट वाज द टॉपिक अबाउट हिंदी. हमने पढ़ लिया है लैंग्वेज के ऊपर, जहाँ पर इंग्लिश और हिंदी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वायलेंस और राइट्स जो है वो चलते रहे और बाद में क्या सोल्यूशन निकाला गया उसका हमने वो भी देख लिया है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों वो रीजनलिज्म होगा, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. So till then, stay tuned to our lectures and do like, share and comment. Thank you very much.